नमस्कार, वेलकम टू मेमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी सेट हिस्ट्री सॉल्यूशन का। ठीक है, ये जो लेक्चर बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आपका 2026 में प्री होने वाला है। उस प्री में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर जो एमपी सेट हुआ है इससे वहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन को कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी एमपी सेट के बच्चे हैं वो तो देख लेंगे। ठीक है, लेकिन जो मध्य प्रदेश पीएससी के बच्चे हैं वो ध्यान रखना, जहां मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने नवपाषाण शब्द को अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में प्रचलित किया था? वो व्यक्ति है ऑप्शन बी सर जॉन लुबाक। जो नवपाषाण शब्द है इसका अर्थ होता है जब मनुष्य जो है खाद्य संग्रह की जगह जो खाद्य उत्पादन और पशुपालन करने लगा था, उस वक्त को बोला गया था, उस समय को बोला गया था नवपाषाण काल। यानी इसके पहले पाषाण काल था, परंतु उसमें नव लग गया। इसका मतलब ये है कि जो मानव था, जो आदि मानव थे, वो एक्चुअली खाद्य का संग्रह नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली अनाज को उगाना सीख गए थे, इसके साथ ही पशुपालन करना भी सीख गए थे। इस काल को बोला गया नवपाषाण काल। ठीक है, और इस शब्द को अपनी पुस्तक में किया था प्रचलित किसने? सर जॉन लुबाक ने। कौन सी पुस्तक थी? वो थी हिस्टोरिक टाइम्स। हुआ क्लियर? तो इस बुक को और इसे ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद कितने शाखाओं में विभक्त है? तो ध्यान रखना, यजुर्वेद के दो शाखाएं होती है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और इसमें जो शाखाएं होती कितनी होती है? वो दो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखना, जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, इनके से ब्राह्मण अलग हैं। ठीक है, जिस प्रकार से ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का जो ब्राह्मण है वो है, ब्राह्मण दो हैं इसके, एक है तांडेय ब्राह्मण और एक है सटविस ब्राह्मण। जो यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, और यही सतपथ ब्राह्मण जो है यहाँ पर नर्मदा क्या बोला गया है? रेवा बोला गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी कर चुका है, किसमें? 2020 या 21 में कर चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। ठीक है, जो अथर्ववेद है इसका जो ब्राह्मण है वो है गोपद ब्राह्मण। तो ध्यान रखना, जो सामवेद है इसका तैतरीय ब्राह्मण नहीं है, एक्चुअली इसके दो ब्राह्मण है, एक है तांडेय और एक है सटविस ब्राह्मण। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ध्यान रखना, दो महाजनपद हुए हैं, तो ध्यान रखना 16 महाजनपद का उल्लेख जो है एक्चुअली दो ग्रंथ में मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है आगंतुर निकाय, और जो जैन ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में, जैन और बौद्ध के, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर किसे अपना पुरोहित नियुक्त किया था? सुदास हुआ है भरत जन का राजा। सुदास ने विश्वामित्र को हटा दिया और अपना जो पुरोहित वो बना दिया वशिष्ठ को। विश्वामित्र उससे आया गुस्सा, और विश्वामित्र ने जो है 10 राजाओं का संघ बनाया, और 10 राजाओं के संघ ने सुदास से क्या करा? युद्ध किया, और युद्ध जो कहलाया उसका नाम कहलाया दशराग युद्ध। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था पुरुषनी नदी पर, जो वर्तमान में क्या बोलते हैं? उसे रावी नदी बोलते हैं। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? इसका उल्लेख 7वें मंडल में दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी कर चुका है, तो इनके सारे टॉपिक आपको, तो इसके सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। 16 महाजनपद है, तो हर एक महाजनपद की अपनी अपनी एक राजधानी है। जैसे कि मत्स्य की राजधानी क्या है? तो वो है विराटनगर। वत्स की क्या है? कौसंबी। वज्जी क्या है? वैशाली। अंग क्या है? चंपा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 16 महाजनपद हैं, वो सारे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उनकी राजधानी वाइज। 23वें तीर्थंकर हुए हैं श्री पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या है? तो उनका नाम था अश्वसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज डेविस ने बौद्धिस्ट इंडिया नामक ग्रंथ में कितने प्रमुख व्यापारिक मार्ग का उल्लेख किया है? तो ये जो बौद्धिस्ट ग्रंथ है
बुद्धिस्ट इंडिया, इसमें जो है भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिदृश्य रहा है उस समय का, वो उसमें बताया गया है। लेकिन जो है इसका जो क्वेश्चन का आंसर है, किसी में बता रहा है कि 4 मार्क, किसी में बता रहा है 5, किसी में बता रहा है 3 मार्क। अब आयोग क्या मानता है वो हमें देखना होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि 5 मार्क का उल्लेख हुआ है। एक हो गया उत्तरा, एक हो गया दक्षिणा, एक हो गया प्राचीन पूर्व, एक हो गया पश्चिम, ये तो 4 हो गए। और एक हो गया बीच का, यानी कि मध्य देश का जोड़ना होता था, उसे कहते हैं मध्य देश का रास्ता, ठीक है। इस प्रकार से 5 जो मार्ग हैं, व्यापारिक मार्ग का उल्लेख हुआ है। अब आयोग क्या मानता है उसको हम देख लेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेष को कितने भागों में बांटा गया था? तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके जो अवशेष थे उनको 8 राज्यों में बांटा था। 8 राज्य इस प्रकार से हैं और इन्हीं 8 राज्यों में 8 स्तूप का निर्माण हुआ था। और मैंने बताया था एक बार आपको शॉर्ट में, आपने देखा होगा कि चंड प्रद्योत जो है उसको कुछ नहीं मिला था, ठीक है। तो चंड प्रद्योत ने क्या किया था, जो चीवर और सौल किसको दिया था, वो दिया था जीवक को। जीवक ने वही सौल को दिया था भगवान बुद्ध को। तो बुद्ध को दिया था, बुद्ध जो है अंतिम समय तक उसी सौल को ओढ़ते गए। तो बुद्ध इसमें बैठते थे, ठीक है, चटाई, और जो सौल ओढ़ते थे चीवर, ठीक है, उसे ही चंड प्रद्योत को दिया गया था। और चंड प्रद्योत की जो पत्नी थी, ठीक है, गोपाल माता कुछ ऐसी नाम है, ठीक है, तो उन्होंने जो है उज्जैन के निकट उसी चीवर और उसी चटाई के ऊपर जो है बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। और उसके बाद जो है अशोक की पत्नी, ठीक है, अशोक की पत्नी जो है उसी स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था। और अशोक की पत्नी जो है ये वैश्य कन्या थी, इसलिए इसे वैश्य टेकरी नाम से जाना गया। हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये 8 राज्यों में बांटा गया था, जहाँ पर 8 स्तूप बनाए गए हैं। और इन्हीं में से जो स्तूप है इनको संग्रह किया किसने, अशोक ने। और यहाँ पर 84,000 जो इसके भाग किए और 84,000 जो है स्तूप का निर्माण कराया था। तो 84,000 क्यों, कभी क्वेश्चन आपको कर ले इंटरव्यू, 84,000 ही बुद्ध के जो स्तूप क्यों बनाए गए अशोक के द्वारा? तो बुद्ध ने जो है 84,000 जो है उपदेश दिए थे, ठीक है, इसलिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितने श्लोक में किया गया है? तो ये 24 श्लोक में किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। अशोक ने किस अभिलेख में 7 पुस्तक के विचारों को सुनने, धारण करने की बात की गई है? तो वो है भाबरी बैराट में। हुआ क्लियर। मौर्य काल में धात्री की तरह जनता की सेवा करने वाला अधिकारी कौन था? वो था रज्जुक, ठीक है। तो आपको रज्जु पता होना चाहिए, तीर्थ पता होना चाहिए, अमात पता होना चाहिए, युक्त पता होना चाहिए, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के समस्त राजस्व की देख रेख करने वाले अधिकारी को कहते थे, उसे कहते समाहर्ता। जो सनेह था वो एक्चुअली कोषागार अधिकारी था। जो सीता अध्यक्ष था वो था कृषि विभाग का प्रमुख। और जो गोप है वो एक्चुअली ग्रामीण स्तर का राजस्व अधिकारी होता था, जो 5 या 10 गांव का हिसाब किताब रखता था। ये सारे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन बंदरगाह है मालाबार तट पर स्थित था? तो ध्यान रखना, ये है आपका प्रायद्वीप भारत। यहाँ पर जो है ताम्र लिपि बंदरगाह था वो था आपका बंगाली खाड़ी में। जो पुलुर नाम का बंदरगाह था वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के निकट था। और जो मुजरिस है वो एक्चुअली मालाबार, और जो मुजरिस है वो एक्चुअली केरल के निकट मालाबार तट पे था, ठीक है। और यहाँ से जो है रोमन व्यापार होता था, इसलिए ये रोमन व्यापार के लिए प्रसिद्ध था कि यहाँ से सीधे निकलते थे ना रोमन, ठीक है। इस प्रकार से जो है, और ध्यान रखना जो बोरीगाज है, जो बोरीगाज बंदरगाह है, ये एक्चुअली कहाँ था? तो ये था आपका गुजरात में। हुआ क्लियर। तो सारे बंदरगाह आपको लोकेशन वाइज याद होना चाहिए मध्य प्रदेश प्री 2026 के लिए, ठीक है। कितने कवियों और कवित्रियों ने संगम साहित्य में योगदान दिया है? तो इसका जो आंसर है ये इसके निकट है। 473 कवि और कवित्रियों ने संगम साहित्य में योगदान दिया था। इसमें लगभग 30 क्या थी? 30 जो है कवित्री थी, यानी महिला कवि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम महायान सूत्र कौन सा है? तो वो है अष्ट शास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता। ये सबसे जो है महायान सूत्र है, सबसे प्राचीन, ठीक है। इसमें जो है बुद्धिस्ट आदर्श और शून्यता,
यानी प्रज्ञा पारमिता के उपदेश दिए गए हैं। वह क्लियर? ये भी हैं, परंतु सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए है। गुप्त काल में महापिलुपति नामक अधिकारी कौन था? तो ये हाथियों की सेना का प्रमुख था। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने श्रीलंका नरेश मेघवर्ण को बोध गया के में एक बुद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो वो था समुद्रगुप्त। ये हमने पढ़ चुके हैं PYQ में। निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश के किस प्राचीन राजाओं को वाकटक और विष्णुकुंडी या कुलभूषण कहा जाता था? तो वो था माधव वर्मा द्वितीय को। सम्राट हर्ष का प्रधान सेनापति कौन था? तो वो था सिंहानंद। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, ठीक है। रास तरंगिणी में क्षत्रिय जाति की कितने प्रकार बताए गए हैं? तो वो है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था जीव और प्रकृति अलग रहने पर भी विशिष्ट रूप से ब्रह्म में ही समाहित है? यहाँ पे बहुतों को होगा कंफ्यूजन कि इसका आंसर ए होगा शंकराचार्य या इसका आंसर सी होगा रामानुजाचार्य। तो ध्यान रखना, शंकराचार्य ने दिया था दर्शन अद्वैतवाद। इसने बोला था कोई भी दो नहीं है, सब एक है और वो ब्रह्म है। हम जो दिख रहे हैं ये मिथ्या है, हम एक्चुअली ब्रह्म के ही अंश हैं। हमारे ऊपर अज्ञान का आवरण है, इसलिए हम अपने आप को अलग मान लेते हैं। लेकिन जो रामानुजाचार्य उनने बोला था विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था, यानी उन्होंने बोला था कि जीव और प्रकृति अपने आप में विशिष्ट रूप है, लेकिन वो ब्रह्म में ही समाहित है। लेकिन दोनों के अस्तित्व को माना था किसने? रामानुजाचार्य ने। लेकिन जो शंकराचार्य है वो बोलते हैं कि ये जगत पूरा मिथ्या है, अज्ञानता वश हमें दिखता है वास्तविकता, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वो होगा सटीक आंसर इसका सी होगा। हुआ क्लियर? बाकी ध्यान रखना कि जो माधवाचार्य है इनका दर्शन क्या है? तो वो है द्वैत वेदांत, और जो निम्बकाचार्य है इनका जो दर्शन है वो है द्वैताद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत सामंत राणुक का घटियाला जोधपुर अभिलेख 810 ईस्वी में किस प्रथा का उल्लेख करता है? तो वो सती प्रथा का उल्लेख करता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। वो इसलिए रखना क्योंकि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है 500 AD में। कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश के जो सागर है वहाँ पर एरण अभिलेख में मिलता है। किसका अभिलेख था? तो ये भानुगुप्त का अभिलेख था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। किस मंदिर की स्थापत्य शैली में गर्भगृह में चारों ओर कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं होता? तो वो है वल्लभी शैली। ध्यान रखना, नागर शैली उत्तर भारत की है, दक्षिण की है द्रोणी शैली, और इन दोनों का मिक्सचर क्या है? तो वो है बेसर शैली जो बीच में आती है। और जो गुजरात साइड है उसे कहते हैं वल्लभ शैली, जिसमें कि प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। हुआ क्लियर? दक्षिण भारत का कौन सा व्यापारिक संघ अपने उद्यम के लिए विश्व विख्यात था? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो है नाना देश। नाना देश का मतलब होता है कि अनेक देशों के लोगों का समूह, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन बी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, परंतु ध्यान रखना यहाँ बोला है उसने विश्व प्रसिद्ध, जहां पर अनेक देशों के लोगों का व्यापारिक संघ था, उसे कहते थे नाना देश। वह क्लियर? ध्यान रखना। कलचुरी शासक द्वारा लिया जाने वाला कर पट्टा किलादार क्या था? तो वो था गांव के मुखिया को दिया जाने वाला कर। इसका संबंध जो है कलचुरी वंश का कहाँ से है? ये है मध्य प्रदेश से। इसलिए आप सभी जो है मध्य प्रदेश PSC प्री देने के लिए इसे याद कर लेना, ठीक है। राम शरण शर्मा के अनुसार सामंती अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता ने किसकी पूजा को लोकप्रिय बना दिया? तो वो है शक्ति पूजा। वह क्लियर? ऑप्शन सी। कन्याकुमारी प्रशस्ति के अनुसार किस पांड्य राजा ने चेरों को किया था पराजित? तो वो है जटावर्मन श्रीवल्लभ ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कहीं कहीं आंसर आपको सी भी देखने को मिल रहा है, परांतक वीर नारायण। अब आयोग क्या मानता है उससे आप देख लेना, ठीक है। प्रारंभिक मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पट्टकिल कौन था? तो वो था ग्राम करों का वसूली करने वाला। अल बरूनी द्वारा रचित ग्रंथ किताब उल हिंद के अनुसार ब्राह्मण को कितनी पत्नियां रखने का अनुमति थी? तो वो थी 4 पत्नियां। ब्राह्मण रखेंगे 4 पत्नियां, क्षत्रिय रखेंगे 3 पत्नियां,
वैश्य रखेंगे 2 पत्नियां और क्षुद्र रखेंगे 1 पत्नियां। ये सभी उल्लेख किसने किया है? अल बरूनी ने किया है, काय में? किताब उल हिंद में किया है। ब्राह्मण 4, नीचे आ जाओ, क्षत्रिय 3 और नीचे आ जाओ, वैश्य 1, 2 और क्षुद्र को 1। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। इसमें पृथ्वीराज और गौरी के बीच में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज हार चुका था, इसलिए गौरी जो है तैयारी करता है और नेक्स्ट ईयर यानी कि 1192 में द्वितीय युद्ध होता है, इसमें गौरी होता है विजय। और 1194 में होता है चंदौर का युद्ध। ये किसके बीच में होता है? ये जयचंद और गौरी के बीच में होता है। 1206 दिया है, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। इसे भी आप ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर रुसानी की पदवी धारण की? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात की जाए खिलजी वंश के संस्थापक की तो वो कौन है? वो है जलालुद्दीन खिलजी। मुबारक खिलजी कौन है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था जो एक अयोग्य शासक था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ये कौन है? तो ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है, ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत में आमिल किससे संबंधित है? तो वो है भू राजस्व संग्रह से। दिल्ली सुल्तान के ऐसे शासक का नाम बताएं जिन्होंने देवगिरी के राजा को प्रतिवर्ष सोने की 40 ईंटें देने पर विवश किया था। इसका आंसर ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। पर ध्यान रखना, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये गया था, दिल्ली गया था, ठीक है, और वहाँ पर जो है राजा रामचंद्र को हराया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो राजा रामचंद्र को इसने दिया था प्रतिवर्ष सोने का 40 ईंट देने का विवश किया था, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि इसी ने जो है देवगिरी जो है उसको नाम बदला था उसका, वो किया था दौलताबाद। मलिक काफूर हो सकता है, लेकिन यहाँ बात किया उसने शासक की, और शासक मलिक काफूर नहीं है। एक्चुअली मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसलिए सटीक आंसर हो सकता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। टक ए सियाए क्या है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक सैन्य विभाग के प्रधान को कहते थे, तो वो था दीवान ए मामलिक। सुल्तान काल में चांदी का 1 टका समतुल्य था, वो था 48 चीतल के। और ये चांदी का टका जो है किसने लॉन्च किया था? ये इल्तुतमिश ने लॉन्च किया था। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुझके बाबरी जो है तुर्की में लिखा गया है। और ध्यान रखना ये क्या है? ये बाबरनामा है। और ये भी ध्यान रखना कि बाबरनामा में 3 हिंदू शासक का उल्लेख किया गया है। एक है राणा सांगा, मेवाड़ का शासक, ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक, ठीक है, और वीर सिंह देव बघेल वंश के शासक, ठीक है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश से। वह क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। जब्त प्रणाली को सर्वप्रथम किस शासक ने लागू किया था? तो वो किया था शेरशाह सूरी ने। इसमें होता क्या था? इसमें भूमि की माप कर उस पर टैक्स लगाने का सिस्टम था जब्त। हुआ क्लियर? 1630 से 1631 में दक्षिण भारत और गुजरात में त्रियु अकाल की दुर्दशा का वर्णन किस इतिहासकार ने किया है? तो वो है ऑप्शन बी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल विजारत का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो वो है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में प्रांत में नियुक्त ख्वाजा निम्नलिखित में से किसकी निगरानी करता है? तो उसका आंसर है वित्त मामले की। निम्नलिखित में से किस विभाग से दीवाने ए बयूतात का संबंध है? तो वो है कारागृह से। निम्नलिखित में से कौन सा सूबा 1580 में अकबर के शासनकाल में प्रांत सूबा नहीं था? तो वो था कांधार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चकला नामक प्रशासन इकाई बनाया गया था? तो वो ध्यान रखना, एक था सूबा, एक था सरकार, इसके बीच में जो था वो बनाया गया था चकला को। तो उसका आंसर क्या है? वो शाहजहां काल में बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने शेरशाह द्वारा प्रतिपादित रे यानी कि राई का संबंध है? तो वो है फसल दरों की सूची। इसमें क्या होता? भूमि की माप कर फसल के आधार पर दर को
तय किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन सारणी का आरंभ करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाहजहां। क्वेश्चन आपको आया कि मनसबदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो वो किया था अकबर ने। हुआ क्लियर? बहमनी साम्राज्य में तरफ क्या था? तो वो तरफ था प्रांत, और जो बहमनी साम्राज्य है वो 4 बड़े प्रांतों में बटा गया था, इसे तरफ कहते थे। हुआ क्लियर? विजयनगर साम्राज्य में अथवने का संबंध क्या है? तो वो है राजस्व विभाग से। निम्नलिखित में से किसने मंगोलों यानी कि 9 मुसलमानों को दिल्ली में बस जाने की अनुमति दी थी? तो वो था जलाउद्दीन खिलजी। काफी उदार शासक था। ठीक है। बाबर की दिल्ली विजय के समय किसकी चित्रशैली तत्कालीन प्रेरणा देने वाली थी? तो वो था बिजाहत। बिजाहत का पूरा नाम था, वो था कमाल उद्दीन बहिजात हेरात, ईरान का था। ठीक है। और जो सैयद अली है ये एक्चुअली हुमायूं के साथ ईरान से आया था। और जो अकबर है इसके शासनकाल में कौन था चित्रकार? तो वो था मस्किन। ठीक है। परंतु ध्यान रखना कि चित्रकार का सर्वाधिक विकास कब हुआ है? तो ये जहांगीर काल में हुआ है। ठीक है। जहाँ पे छायावादी चित्रकला बनती है, यहाँ पेड़ पौधे पंछी इस टाइप के। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यूपीएससी में कर चुका 2020-21 में। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस राजा ने औरंगजेब के शासनकाल में श्रीनाथ जी की प्रतिमा को नाथ द्वार में शरण प्रदान की थी? तो वो है ऑप्शन बी, राणा राजा सिंह। हुआ क्लियर? और ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो एक्चुअली श्री कृष्ण का मंदिर है, ध्यान रखना। ठीक है। वजाहत उल वजूद की अवधारणा जिसे मुगल सम्राट अकबर का समर्थन प्राप्त था, का अभिप्राय क्या था? इसका अभिप्राय था परम तत्व की एकता। और ये जो वाक्य है दिया था सूफी दार्शनिक इब्न अरबी ने दिया था। हुआ क्लियर? और इसी वाक्य के आधार पर अकबर ने दीन ए इलाही के अंतर्गत धर्म की स्थापना की थी, जिसमें बोला गया था हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। ठीक है। नागर शैली के स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है लिंगायत मंदिर भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में है। सोमनाथ राजाओं ने बनाया है। नेक्स्ट मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, और इसे चोलवंशी ने बनाया है। नेक्स्ट मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, जो कांचीपुर में है, पुरम में है। और ये जो है द्रविड़ मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना। किसके नाम पर इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी नाम का मदरसे की स्थापना किया? तो ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी के सम्मान में इल्तुतमिश ने मदरसे की स्थापना किया था, मदरसे ए मुइज्जी नाम से। मध्यकाल भारत की कौन सी महिला सूफी संत चमत्कारी शक्तियों होने का दावा करती है? तो वो थी बीवी जमाल। निम्नलिखित में से कौन सी चीज गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है? तो वो है ढलवा दीवार। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता ये है। ठीक है। और ध्यान रखना, कंदाहर मकबरा ये सिकंदर लोदी के मकबरे की विशेषता है। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था? तो वो था जहांगीर। निम्नलिखित में से महाराजा छत्रसाल बुंदेला की यशोगाथा छत्र प्रकाश की रचना किसने की है? तो वो थे ऑप्शन सी, गोरालाल पुरोहित। ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखना मध्य प्रदेश पीएससी के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध किससे है? एमपी की हिस्ट्री से। इसलिए अरबकालीन महान आचार्य महेश ठाकुर का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से? तो वो है मिथिला विश्वविद्यालय से। निम्नलिखित में से कौन नीले जल की योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है? तो वो है ऑप्शन बी, अलमिंडा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग के आरोप पर मुकदमा चलाया गया? तो वो था वारेन हेस्टिंग। सन 1859 से 60 में नील विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो वो है कृषक। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ब्रिटिश आर्थिक नीति का विश्लेषण नहीं किया था? किसने? वो था वल्लभ भाई पटेल। इनका संबंध जो है एकीकरण और स्वतंत्रता संग्राम से था। दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने धन निकासन सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ थ्योरी दी थी। बाकी सबका संबंध क्या है? भारत के आर्थिक क्षेत्र से।
कौन पेशेवर इतिहास 1857 के विद्रोह को भारत व्यापी ना होने के कारण राष्ट्रीय नहीं मानते थे? तो वो थे CRC मजूमदार। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा इतिहासकार ये बताया है कि 1857 की क्रांति भारत की व्यापक क्रांति थी? तो वो थे कौन? VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी 1878 को। किसने किया था? वो किया था लॉर्ड लिटन ने किया था। इसके तहत जो है स्थानीय भाषा में जो अखबार थे उस पर सेंसरशिप लगा दी थी और ऐसा कोई भी अखबार जो ब्रिटिश विरोधी खबरें छापता है उसको रोका गया था। इसमें एक अखबार था, वो था अमृत बाजार। अमृत बाजार रातों रात अपनी भाषा बदलकर अंग्रेजी में लॉन्च कर दिया। और जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये थी शिशिर कुमार घोष की। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सर्कल प्रणाली या थाना व्यवस्था स्थापित की गई जिसकी अध्यक्षता भारतीय दरोगा करता था? तो ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। वारेन हेस्टिंग समय आया था दीवानी मामले और फौजदारी मामले की अदालत लाई गई थी। जो लॉर्ड रिपन है इसके समय आया था स्थानीय स्वशासन। जो लॉर्ड लिटन है इसके समय आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया था? 1878 को आया था। अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो वो थे शिशिर कुमार घोष। ये क्वेश्चन क्यों किया है कि ये क्वेश्चन जो है 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वो आया था लोकल भाषा पे। ठीक है ना, कि स्थानीय भाषा पर आया था। उस पे जो भी विरोधी बात करेगा उससे रोक लगा दी जाएगी। तो ये ऐसा बाजार पत्रिका था जो रातों रात इसने अपनी भाषा यानी कि चेंज करके अंग्रेजी भाषा कर लिया था। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किया है। हुआ क्लियर? ही ध्यान किसका है ये? तो ये है शिशिर कुमार घोष का है। किस वायसराय ने 1870 में केंद्रीय प्रांतीय वित्तीय व्यवस्था को अलग करने के लिए प्रथम कदम उठाया था? तो वो था लॉर्ड मेयो। अगर लॉर्ड लॉरेंस की बात की जाए तो इसने लाया था वित्तीय सुधार। लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो वो है स्थानीय स्वशासन का जनक। लॉर्ड लिटन की बात की जाए तो इसी के समय जो है सेकेंड अफगान युद्ध हुआ था। किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वेष शासन डायरकी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1909 में आया था भारत परिषद एक्ट। इसमें मार्ले मिंटो सुधार लाए गए थे। ठीक है। और यही जो बीज है, यहाँ पर जो बीज बोया गया था उसने पाकिस्तान और इंडिया को क्या किया? ये किया विभाजन। ठीक है। मार्ले मिंटो ने बोला था कि हम एक ऐसे बीज बो रहे हैं जो भविष्य में नांग ही नांग पैदा करेंगे, यानी जहरे उगलेंगे। ठीक है। तो ये था 1909 का एक्ट। इसके अंतर्गत क्या था कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन ला दिया गया था इसके अंतर्गत 1909 में। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो है जेम्स मिल। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है? तो वो है द प्रिंस। लॉर्ड मैकॉले कौन था? तो इसने भारतीय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। जॉन लॉक कौन है? तो ये एक पॉलिटिशियन दार्शनिक है। जातिगत अन्याय से लड़ने के लिए एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो वो था नारायण गुरु ने। ये इसे आप ध्यान रखना। ये अभी वर्तमान में जाति व्यवस्था पर चल रही बात, तो ये क्वेश्चन वहाँ से कर सकता है, इसलिए प्री के लिए ध्यान रखना। ठीक है। 1857 में भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी? तो ध्यान रखना 1857 में 3 जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मुंबई यानी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। दिल्ली में नहीं की गई थी। 1835 में किसने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त किया था? तो वो था चार्ल्स मेटकॉफ। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी? वो थी 1878। और इसी में क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लॉर्ड लिटन। बंगाल
बाल गंगाधर तिलक के संपादन में निकलने वाला अखबार केसरी की भाषा क्या थी? तो वो थी मराठी। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो वो था चार्टर्ड एक्ट 1813 में। सबसे पहले एक्ट आया था रेगुलेटरी एक्ट 1833 में कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। सेकंड आया था 20 साल बाद 1793 को कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया गया था और पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 13 में, ठीक है। और 1858 में ये जो एक्ट आया था इसके अंतर्गत कंपनी का जो शासन था समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश का शासन यहाँ से आरंभ हो गया, ठीक है। ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। अगर बात की जाए दयानंद सरस्वती की, तो ये कौन है? इन्होंने एक डायलॉग दिया था वेदों की ओर लौटे, ध्यान रखना। ज्योतिबा फुले कौन थे? ये जाति व्यवस्था पर इन्होंने लेख लिखे हैं। बाल गंगाधर तिलक कौन है? तो ये स्वराज्य की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। अप्रैल 1819 में भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन को किसने बनाया था? तो वो थे B.P. वाडिया। बस्तर में 1910 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे लाल कलेंदर सिंह। 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में किसने अंग्रेजी राज्यों के लाभों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था? तो वो कौन थे? वो थे ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दक्कन सभा की स्थापना किसने की थी? अब आयोग इसका आंसर क्या मानता है ये देखना होगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। एक्चुअली जो गोपाल कृष्ण गोखले है इन्होंने महादेव गोविंद रनाडे के मार्गदर्शन में ही इसकी स्थापना की थी। अब आयोग क्या मानता है उसे हम देखते हैं, ठीक है। भारत में यूरोपियनों की प्रथम राजनीतिक हत्या किसने की थी? वो की थी चापेकर बंधु, ठीक है, ये ध्यान रखना। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो वो है गोविंद महादेव गोविंद रनाडे को। दांडी यात्रा का आरंभ गांधी जी ने कहाँ से किया था? तो ये किया था साबरमती आश्रम से, ठीक है। कब किया था? तो ये किया था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर है? तो ये वर्धा में। पावनार आश्रम कहाँ पर है? तो ये भी वर्धा में, ठीक है, महाराष्ट्र में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1939 को। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? तो ये किया था 26 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के द्वारा किया गया है? तो वो है कैबिनेट मिशन योजना, लेकिन ये क्या असफल रही थी, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग से कौन संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना जो फजल अली है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे, वो थे हृदयनाथ और एक पणिक्कर। ऑप्शन ए का संबंध नहीं था। 1954 में चीन के किस प्रधानमंत्री ने भारत आकर पंचशील के सिद्धांत का समर्थन किया? तो वो थे चाओ एन लाई। इतिहास लेखन में ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो वो थे कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसे भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का अग्रणी माना जाता है? तो वो है R.C. मजूमदार। किसने भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या का समर्थन किया था ताकि दलितों और पिछड़ी जातियों के योगदान को उजागर किया जा सके? तो वो है ऑप्शन ए D.D. कोसाम्बी। प्राचीन भारत में ऐतिहासिक लेखन के पारंपरिक एग्जाम्पल में से किस पुस्तक को माना जाता है? तो वो है कल्हण द्वारा रचित राष्ट्ररंगिणी। जो अर्थशास्त्र है ये एक्चुअली कौटिल्य की बुक है। जो हर्षचरित है ये एक्चुअली बाणभट्ट की पुस्तक है जिसमें जो है हर्षचरित के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। महाभारत जानते हो आपकी महाकाव्य है। प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहते हैं? तो वो है ऑगस्टन कॉम्टे। हेरोडोटस द हिस्ट्रीज मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संघर्ष का वर्णन करती है? तो वो है ग्रीकों के फारसी युद्ध का। भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या में लिंग दृष्टिकोण के योगदान के लिए कौन जाना जाता है? तो वो है उमा चक्रवर्ती। एक स्रोतों के ऐतिहासिक
संदर्भ से तात्पर्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वह पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियां जिनमें स्रोत तैयार किए जाते हैं। मौखिक इतिहास निम्नलिखित में से किस पहलू के ऊपर ध्यान देते हैं, तो वो है व्यक्तिगत साक्षात्कार। मौखिक इतिहास विशेष रूप से किस प्रकार के इतिहासों का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान है, तो वो है सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास। तो यहाँ पर जो है एमपी सेट हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था उसका जो सोल्यूशन है समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी की टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।